हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो एक्सटेंड की गई है क्योंकि कुछ लोगों का लास्ट मोमेंट पे जो एरर आ गया था, ठीक है, लास्ट टाइम पे जो इंटरनेट जो नहीं वर्क किया, जिसकी वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म अधूरे रह गए। बहुत ही कम टाइम दिया जा रहा है उनको कंप्लीट करने के लिए और बहुत ही कम टाइम दिया जा रहा है करेक्शन विंडो का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है, इसी वजह से सब चीजें बहुत जल्दी फिनिश की जा रही हैं, टाइम बचा नहीं है। आज हम लोग एक मॉक टेस्ट के तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसके आंसर आप लोगों ने देने हैं। आंसर कितनी देर में देने हैं याद रखिएगा, 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड में आंसर करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जून के 15 जून से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके एग्जाम शुरू हो जाएं। इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो, कोई बात नहीं करेगा आज, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि डीआई का क्वेश्चन सबसे पहले आने वाला है, तो डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दूंगी, तो पढ़ के क्वेश्चन को पहली बात तो सॉल्व करिए। टाइम स्टार्ट करूंगी अब। आंसर करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1, किस वर्ष कॉलेज में छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत न्यूनतम रहा है? सोमी, सुमन, लीशा, ट्विंकल, प्रियंका, गीता, ममता, शख्स। आंसर करो तंवर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलने वाला। सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व होगा और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू के ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करवाए हुए हैं। Which year has the minimum percentage increase of male student in the college? प्रणाम सोनम। क्वेश्चन नंबर 1, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे निकालना था? क्या लिखा है? किस वर्ष, यानी 2017, 19, 18 और 20 की बात करिए, में छात्रों की वृद्धि किससे देखी जाएगी? प्रीवियस ईयर से। अगर 2017 की बात करिए तो हमें क्या करना है? 2016 में देखना है 2016 से 17 में कितनी बढ़त हुई। तो क्या करेंगे? 2016 से 17 का कॉलेजों में वृद्धि 16 से 17 के बीच में कितनी हुई, उसके बाद 17 से 18 के बीच में कितनी हुई, 18 से 19 के बीच में और 19 से 20 के बीच में, पिछले साल से काउंट करना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जो है विषय की बात नहीं करी गई है कि एमएससी, बीएससी, बीए, बीकॉम इसका निकालना है, उन्होंने टोटल की बात करी है। तो टोटल क्या हो जाएगा? 1125 हो जाएगा आपका, जो इस साल है, और पुराना क्या था? 1100। यानी 2016 में कितना था? 1100, और 2017 में कितनी वृद्धि हुई? 1125। दोनों के बीच में डिफरेंस इंटू 100 निकल आएगा 2.2%। सेम ऐसे ही जब निकालेंगे तो इसका सही आंसर जो सही रहेगा वो होगा 1.4%। किस लिए? क्योंकि न्यूनतम यहाँ पर वृद्धि पूछी गई। यहाँ पर इस क्वेश्चन को, एक्सप्लेनेशन को देख लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ममता, वीडियो की क्वालिटी को चेक करो बेटा, 380 पे करके देखो, 360 पे आ रहा है बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, 2016 से 20 के दौरान बीए पाठ्यक्रम के लिए छात्र और छात्राओं की संख्या के अंतर का औसत बताना है। 16 से लेकर 20 तक के बीच में, किसके बीच में? बीए में जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी क्या करना है? उनकी संख्या निकालिए और उसमें अंतर के बाद औसत बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर करिए, क्या होगा? कौन से क्वेश्चन में 1125 कैसे आया? टोटल करे बेटा,
1125 ऐसे आया कि 2016 को जब आप टोटल करोगे तो 2016 का टोटल आएगा 1100, और अगर आप 2017 में टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1125 ऐसे आएगा। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में टाइम ही मैटर करेगा। नमस्ते ललिता, आंसर करो। ललिता, एग्जाम में सबसे पहले आते हैं डीआई के क्वेश्चन। अगर आपकी स्पीड अच्छी हो गई तो समझो आपके पहले ही 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2, डीआई का क्वेश्चन नंबर 2। रुखसाना, 1:30 बजे बेटा क्लास होती है, लेकिन आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से डिले हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से सब लोग बताएं कि क्या होगा। सिर्फ वहां पर आपके पास जो टाइम होता है ना, 30 से 60 सेकंड का टाइम होता है। अब देखिए ये सॉल्व कैसे होगा। कैसे सॉल्व हुआ, 2016 से 20 के दौरान सबसे पहले बीए के पाठ्यक्रम का निकाल लेंगे। संख्या कितने निकलेगी, 2661। 2016 से 20 के दौरान बीए पाठ्यक्रम में कुल छात्रों का औसत कितना निकला, इतना निकला। पहले इन्होंने किसका निकाल लिया, छात्र यानी बॉयज का, फिर निकाला इन्होंने किसका, लड़कियों का यानी कि छात्राओं का। यानी किसके लिए, बीए के लिए। पहले इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, यहां से देखो कैलकुलेशन भी लिखा है, 520, 525, 535, 538, 543 बॉयज का। फिर इन्होंने लड़कियों का निकाला, यानी 405, 417, 427, 430, 438 जोड़ दिया, कितना हुआ 2117। इसका कितना था 2661। अब इन्होंने क्या किया, दोनों की संख्याओं के अंतर का औसत कितना हो जाएगा, औसत पहले का औसत निकाल लेना है, दूसरे का भी औसत निकाल लेना है, और आपस में इन दोनों के एवरेज को माइनस कर देना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 108.8। गुड आफ्टरनून कांचू, कितना आंसर आएगा, 108.8। दोनों का निकाल लिया, दोनों का एवरेज निकाल लिया, दोनों को एवरेज निकालने के बाद आपस में माइनस कर लिया। ठीक है, क्योंकि औसत निकालेंगे। औसत कितने में निकलेगा, 2016 से 20 की बात हो रही है, यानी कितने साल है, 1 2 3 4 5, 5 साल है, तो 5 से डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 3, जिसको जेआरएफ चाहिए उसके पास बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, टाइम बचा नहीं है कि मेरे को ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। टाइम है, पूरा दिन रहता है, 24 घंटे में आपके पास अगर 1 घंटा भी हो प्रैक्टिस करने का तो जल्दी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का, सॉल्व करने की कोशिश करिए कि पूछा क्या गया है। 16 से 20 यानी 5 सालों के दौरान बीए और बी कॉम की छात्राओं की संख्या का अनुपात। बीए की छात्राएं कहाँ हैं आपकी, फीमेल, फीमेल को टोटल कर लीजिए। और किसके बारे में बात हो रही है, बी कॉम, बी कॉम में भी किसके बारे में बात हो रही है, छात्राओं की बात हो रही है, यानी इसको टोटल कर लिए, बीए की फीमेल, बी कॉम की फीमेल, और निकालना क्या है, अनुपात निकालना है। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3।
देखो आज सही करते हैं हम कि नहीं करते हैं। जल्दी से सब लोग आंसर करो। और अब से जो क्लास लेंगे सिर्फ उनको ही पीडीएफ में दूंगी, अदरवाइज और किसी को पीडीएफ नहीं दूंगी। इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बाद में सब रोते हैं कि मेरे को मैम ये सॉल्व करना नहीं आया, वो सॉल्व करना नहीं आया। अब फ्री पीडीएफ जरूर मिलेगी, लेकिन सिर्फ उनको जो कि क्लासेस सच में अटेंड करेंगे, उसके अलावा कोई भी किसी को भी नहीं मिलेगी। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। आपका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। कैसे था? जैसे कि बताया कि बीए में आप टोटल कर लीजिए, बी कॉम में टोटल करिए, कितना आया 2117 440, और आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए। तीस सेकंड का टाइम है आप सभी के पास। गुड आफ्टरनून पारुल, आंसर करो इस क्वेश्चन का। डीआई का क्वेश्चन। असलम, सबको बेटा प्री पीडीएफ चाहिए। सब मेरे से कहते हैं मैम फ्री पीडीएफ दो, फ्री पीडीएफ दो। सबको फ्री पीडीएफ चाहिए, लेकिन वही पीडीएफ जब मैं आप लोगों को समझाती हूँ, सबको समझाती हूँ कि देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, सॉल्व करो, तो किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि सबको फ्री पीडीएफ मिल रही है ना। तो अब मैं फ्री पीडीएफ नहीं दूंगी, फिर किसी को नहीं दूंगी मैं, सिर्फ जो क्लास लेंगे उनको ही मिलेगी, क्योंकि यहां पर मेहनत लगती है हर एक क्लास को अरेंज करने में। कंटेंट सिर्फ उसको मिलेगा जिसको सच में इसकी जरूरत होगी, जो सीरियस होकर के पढ़ाई करेगा। 16 से 17 के बीच छात्रों की संख्या में वृद्धि के प्रतिशत और छात्राओं की संख्या में वृद्धि के प्रतिशत का अनुपात। हाँ असलम, कंटिन्यू कर दूंगी मैं, तुम्हारा टेंशन नहीं लो, भर दूंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 से 17 के दौरान छात्रों की वृद्धि का प्रतिशत। 16 से 17 अभी आप लोगों ने निकाला भी था। 16 में कितना था? 1100 था, और 17 में कितना था? 1125। दोनों का डिफरेंस लिखेंगे ऊपर, अपॉन करेंगे 100। जब किसी का प्रतिशत पूछा जाता है तो इंटू 100 इक्वल टू 2.2%। 16-17 में छात्रों का था, अब छात्राओं का निकाला 3.8%, तो जो रेशियो निकला है वो 2.2 प्लस 3.8 निकला है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डीआई का लास्ट क्वेश्चन, और जिसने ये क्वेश्चन छोड़ दिए समझो उसके 10 मार्क्स गए, और 10 मार्क्स के साथ ही चला गया जेआरएफ का सपना। अगर आपको डीआई के, अगर मान लीजिए हम कहते हैं चलो ठीक है बाकी क्वेश्चन गलत भी हो जाए, तब भी 2 सही होने चाहिए, 5 में 2 सही होने चाहिए, यानी कम से कम आपको 4 मार्क्स तो डीआई के फिर भी चाहिए। अगर कोई ये सोचेगा कि डीआई के 5 क्वेश्चन हम छोड़ दें, गया वो। एग्जाम आने में टाइम नहीं रह गया और कोई सीरियस नहीं है, कोई सीरियस नहीं है। 46 कैंडिडेट, अभी तक सबके 100 कैंडिडेट देख रहे थे, इतने सारे बच्चे देख रहे थे। डीआई में बैंड बच जाती है क्या सबकी? और एग्जाम में क्या होएगा? इससे टफ आएगा। 6% बच्चों को उन्होंने क्वालिफाई कराना है, फॉर्म रहने तो फिल करने को, जब पढ़ना ही नहीं है। आंसर करो इस क्वेश्चन का, क्या होगा?
सीरियस सीरियस लोगों को ही मिलेगा, याद रखना नेट जेआरएफ, बाकी लोग उड़ जाएंगे। सुधीर तुक्के नहीं लग पाएंगे बेटा, एक क्वेश्चन में तुक्का लगा दोगे, दूसरे में लगा दोगे, तीसरे में तुक्का नहीं लगेगा। डीआई लेंदी होता है, कैलकुलेटिव होता है, और इसीलिए मैं डीआई की प्रैक्टिस करा रही हूं। मैं भी, बाकी जितने भी चैनल आप देख रहे हो वो डीआई क्या करते हैं, खुद ही सॉल्व करते हैं, चले जाते हैं बच्चों से। एक बार कोई ये नहीं कहता कि तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, कोई कहता है मैं वेट करती हूं आप लोगों के आंसर का, इसीलिए बेवकूफ हूं, क्योंकि मैं सॉल्यूशन देती हूं, इसलिए बेवकूफ हूं मैं, कि नहीं भाई देखो बेटा कैसे आंसर निकलेगा। और फिर इसी वजह से लास्ट टाइम पर पेपर खराब करके सब आ जाते हैं, और फिर कहते हैं अरे यार मैंने तो यार इतने पैसे वहां पर दिए थे, इतने पैसे वहां पर दिए थे, और मैंने तो इतनी बुक्स पढ़ी थी, आया एक भी नहीं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खा खाएगा। 2018 से 20 के दौरान कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर ए था। रूबी क्या कर रही हो मुझे बताओ जरा, जिन्होंने ए आंसर नहीं दिया मुझे पहले बताओ क्या कर रहे हो। 10 दिन बाद एग्जाम होंगे, क्या करोगे। सोनम गुस्सा आएगा क्योंकि 10 दिन बाद आपके एग्जाम होंगे स्टार्ट, फिर क्या करोगे। इनमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया 0 पॉइंट समथिंग से रुक जाओगे जेआरएफ होने से, और उससे ज्यादा बुरा आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, जब कुछ पॉइंट से या कुछ मार्क्स से आप छूट जाते हो। सिवाय रोने के, पछतावे के कुछ नहीं मिलना, क्योंकि उसके बाद आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी और उसमें आपका बेड़ा गर्क और हो जाएगा। कोई डीआई में सीरियस नहीं होता, क्यों गलत आंसर करते हैं यहाँ पे। इतनी बार मैं डेली रेगुलर क्लासेस में मैं एक क्लास पीवाईक्यू की लेती हूं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो, जिससे आप लोगों को नए पैटर्न की प्रैक्टिस हो, जिससे आप लोग को क्वेश्चन विद आंसर समझ में आए। फिर भी सीरियस नहीं है, फिर मुझसे मत कहना कि मैम ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई रोएगा नहीं मेरे सामने। क्वेश्चन नंबर 6, इतने लंबे क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन आते हैं कि देख करके पढ़ के ये लगता है कि क्वेश्चन पढ़े कि सॉल्व कर छोड़ दें। असलम तुमने लास्ट टाइम दिया था एग्जाम, असलम तुमने एग्जाम दिया था लास्ट टाइम, जरा सबको बताना कैसा पेपर था बेटा। इकोनॉमिक्स वालों की हालत खराब कर दी थी पेपर 1 ने, कितना खराब किया था पिछली बार। पेपर 2 तो फिर सही था, पेपर 1 ने बेड़ा गर्क कर दिया था सबका। और आराम से बैठे हैं कि अपने आप आएंगे कुछ लोग ऊपर से उतर के और वो सॉल्व करा के चले जाएंगे। अब तर्क वाक्य किसी ऐसी प्रेक्षणीय घटना के विषय में कथन होता है जिसे सही या गलत ठहराया जा सकता है, किसी बुक में नहीं मिलेगा ये। जब किसी तर्क वाक्य का प्रतिपादन अनुभाविक परीक्षण के लिए किया जाता है तो यह प्राकल्पना कहलाता है, किसी बुक में नहीं मिलेगा। और इस तरीके के क्वेश्चन है कि जहां पर आपका कॉन्सेप्ट आपसे जाना जाएगा कि यस आपको इसकी नॉलेज है तो आप आंसर करो, नहीं तो निकलो। एनटीए का सीधा लैंग्वेज है यहाँ पे। 9 नंबर से रुका था ना नेट। कई बच्चों का मैंने देखा, कुछ बच्चों का, कुछ लोग क्या करते हैं आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टाइमर क्यों लगा रखा है, क्योंकि वहां पर घड़ी चलती है। 3 घंटे कब स्टार्ट हो जाते हैं कब खत्म हो जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। एग्जाम आने में टाइम नहीं रह गया, और ये हमारे बच्चे सीरियस हैं। रुखसाना एक बार दे चुके हो ना, ये सीरियस बच्चे हैं, इसलिए मेहनत कर रही हूं। मैं भी आऊं क्लास लूं खत्म करूं, मेरे को क्या मतलब यार। इतना लेंदी क्वेश्चन पढ़ने में कम से कम आपके 30 सेकंड जाएंगे, 60 सेकंड जाएंगे, और एक एक सेकंड की वैल्यू होती एग्जाम में। अब देखना क्वेश्चन नंबर 6 का भी कोई सही आंसर बता दे तो। हाँ दे सकते हो बेटा, अप्लाइड में दो जरा, अप्लाइड वाला करके ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। आराम से बैठे हैं सब, फिर कहेंगे मैम पता नहीं क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैम करवा देंगी वहां बैठ के, तुम लोग का सबका सिलेक्शन करवा देंगी, खुद से कुछ नहीं पढ़ना है। सबका गलत आंसर है, पता है आपको, इस वाले क्वेश्चन का सबका गलत आंसर है। अपनी सीरियसनेस को खुद देखो। आपने, आप में से क्वेश्चन नंबर 6 का इतने लोगों ने आंसर किया, किसी का भी सही नहीं है। 6 नंबर से रुका था दिनेश, कई बच्चों का 0 पॉइंट समथिंग से रुका है, पता है। जिसमें परसेंटाइल आई है उनमें तो बच्चों को पता ही नहीं है कि उनका कितने नंबर से रुका है। इसमें सब के सब क्वेश्चन में घुस गए। ऑप्शन नंबर डी है,
दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 धड़ाम, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सीरियस हैं, सब सीरियस हैं। देखो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है लेकिन उसकी करेक्ट व्याख्या नहीं है। इतना एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ डाल रही हूं, उतनी मेहनत लगती है इस पीडीएफ को बनाने में। मैं भी इंग्लिश में ही पढ़ा दूं, पूरा काम खत्म, इतनी मेहनत क्यों करूं मैं। हिंदी इंग्लिश करने में ही तो सबसे ज्यादा टाइम जाता है मेरा। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर करो इस क्वेश्चन का। करो ना, वीडियो की क्वालिटी बेटा एनहेंस कर लो जरा सा। ये हाल है, गीता ऐसे एग्जाम दोगी? सच में आज मुझे गुस्सा आ रही है, सच में तुम लोगों के ऊपर आज मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। 6 नंबर से रुका, 2 नंबर से रुका, किसी का 3 नंबर से रुका, किसी का 9 नंबर से रुका। क्यों रुका? क्यों नहीं उसमें आ गए हम लोग? जरा जरा से क्वेश्चन को गलत कर देंगे, फिर हम लोग सोचेंगे यार पता नहीं क्या बात थी। दस दिन रह गए एग्जाम आने में, 24 मई हो गई है। 10 जून से अगर उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा दिया, बैंड बच जाएगा सबका। ना क्वेश्चन पेपर समझ में आएगा, ना पढ़ने का मन करेगा। इसीलिए मैं पीवाईक्यू लाई हूं कि यार कम से कम पीवाईक्यू से लेटेस्ट पेपर की रिवीजन हो जाएगी, पता लगेगा कि एग्जाम में कैसा पेपर आएगा। सी आंसर सही है। और ये 2021 के पीवाईक्यू हैं, 2021-22 के। तब कहीं कोई सॉल्व नहीं करवा रहा है ये क्वेश्चन। आईपी एड्रेस, नेटवर्क लेयर, मैक एड्रेस क्या होता है, डाटा लिंक शेयर, सॉकेट एड्रेस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, और यूआरएल ऑप्शन नंबर 1 नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर 1 एप्लीकेशन लेयर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगर आपसे पूछा जाए यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर आपसे मैक और आईपी एड्रेस के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए स्टेटमेंट में, कोई बता नहीं पाएगा। मैक और आईपी एड्रेस क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? मैक और अगर आईपी एड्रेस का डिफरेंस पूछा जाए, आप लोगों में से कितने लोगों ने सी आंसर किया? बिल्कुल सही है, सी आंसर किया। आप मुझे ये बताइए मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में डिफरेंस क्या है? ज्योति, आबिदा, तुम लोग लेट आई हो, तुम लोग बताओ मैक का फुल फॉर्म। मैक इज अ फिजिकल एड्रेस। मैक और आईपी एड्रेस का डिफरेंस कौन बताएगा? सबने सी आंसर किया। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है चंद्र प्रकाश? गुड आफ्टरनून नीतू। आईपी एड्रेस डॉट डॉट फ्रॉम, अच्छा इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है? मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा सुमन, श्वेता, इंडियन स्मार्ट किड्स, मैंने इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म नहीं पूछा। मैंने क्या पूछा है आपसे? आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस का डिफरेंस। डिफरेंस यानी अंतर, दोनों में अंतर क्या है? सुधीर बच्चे क्या करें, यहां पे लोगों को समझ नहीं आ रही है सीरियसनेस। 6% बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा और हम 6% पे खड़े हो रहे हैं क्या? हम लोग खड़े हो रहे हैं। आईपी एड्रेस के बारे में आपसे पूछा जाता है। इवन आपको पता है बाइनरी टू डेसिमल पूछा जा रहा है इस समय। बाइनरी टू डेसिमल क्या होता है? बाइनरी से डेसिमल को कन्वर्शन पूछा जाता है। किस किस को आता है? किसी को नहीं आता होगा। मुश्किल से अगर हम बात करें तो 5% बच्चों को पता होगा इसके बारे में, वो भी बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन को और बताइए क्वेश्चन आप कहां से सॉल्व करोगे। आईपी एड्रेस 0 से 255 तक होते हैं। वेरी गुड। इंटरनेट सर्विस आईपी एड्रेस को प्रदान करता है। बिग ब्लू बटन क्या होता है? जूम क्या है? कोहा क्या है?
माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और मूडल। मूडल का फुल फॉर्म। पूजा, आज शाम की क्लास में मैं करवाऊंगी बाइनरी टू डेसिमल, लेकिन मुझे पता है उसमें मुश्किल से 5 से 10 बच्चे होंगे जो सीरियस पढ़ने वाले होंगे। सुमन, आता है? मैंने कहा ना 5% में हो, फिर उसमें 5% में है जो इस चीज को सीरियसली जानते होंगे। बाइनरी टू डेसिमल इतना इजी प्रोसेस है, हर बार क्वेश्चन आता है, लेकिन क्या बताएं, किसी ने पूछा भी नहीं एक बार भी कि मैम वो बता देना जरा। बिग ब्लू बटन क्या होता है? ब्लू बटन पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन। असलम, ये क्वेश्चन आया था ना तुम्हारे में, बिग ब्लू बटन और 6 थिंकिंग हेड। पढ़ा था दोबारा उठा करके उसको। क्वेश्चन नंबर 8, डिम्पल मोस्ट वेलकम बेटा। निशा का आंसर सही है, वैशाली का आंसर सही है, अंशुनी का आंसर सही है और श्वेता का आंसर सही है, और उसके अलावा सबने गलत आंसर किया। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने लिए तालियां मारिए कि हम लोग 6% पे क्वालिफाई कर नहीं पाएंगे अगर हमारा यही हाल रहा। एलसीएम होता है, बिल्कुल सही सुमन। जैसे कि उसमें आपका ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, डेसिमल, ये सब चीजें आती हैं, कन्वर्जन आता है, इसको पढ़ना भी जरूरी है। लेकिन अभी तक किसी को कोई मतलब नहीं है इस चीज से कि मुझे क्या क्या पढ़ना एग्जाम में। बैठे आराम से। बिग ब्लू बटन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के लिए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के लिए बिग ब्लू बटन होता है। उसके अलावा क्या होता है? जूम होता है, जूम मीटिंग सुना होगा आपने। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स होती है, और क्या होता है? और होता है कुछ? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। बी आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बिग ब्लू बटन इज एन ओपन सोर्स वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम। वेरी गुड आबिदा। निशा, गुड आफ्टरनून। पिछली बार 6 थिंकिंग हेड में कौन कौन से कलर होते हैं अगर मैं पूछ लूं तो तुम लोगों में याद नहीं होएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अब आधे से ज्यादा बच्चे भाग जाएंगे, मैथ से भाग जाएंगे, और बड़े बड़े सर लोग इसको सॉल्व करवाएंगे और आराम से देखेंगे, कहेंगे सर समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को वहां समझ में आया तो यहां पर आंसर करने में क्या जा रहा है भाई? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो बताएं। रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। पूजा, ये तो 4 कलर हैं, वहां पे 6 कलर होते हैं। रेखा, वीडियो की क्वालिटी बेटा एनहेंस कर लीजिए, वीडियो की क्वालिटी 360 पे देखिए करके। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो। 6 साल पहले रवि और लक्ष्मी की उम्र का अनुपात 6:5 था। अभी से 4 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में रवि की उम्र क्या है? जूम मीट करती हो ना? जूम मीट कैसी होती है? सिंक्रोनाइज होती है, असिंक्रोनाइज होती है? इस क्वेश्चन का सब लोग आंसर करो, मैं 30 सेकंड और दे रही हूं। 60 सेकंड में ही सॉल्व करके दिखा दो। वेरी गुड असलम। एडवर्ड डी बोनो के द्वारा किया गया। 6 थिंकिंग हेड सिंक्रोनाइज होती है क्योंकि सेम टाइम पर होती है। वेरी गुड। जब कोई सेम टाइम पर चीज होती है वो सिंक्रोनाइज होएगी, जब कोई चीज सेम टाइम पे नहीं होती है वो तो अनसिंक्रोनाइज, जिसे हम असमकालिक कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत अच्छे से मैथ आती है आप सभी को। क्या बात है। फिर से एक बार सब लोग अपने लिए क्लैपिंग कर लो क्योंकि आप में से किसी ने भी सही आंसर नहीं किया है। सब लोग एक डिंपल को छोड़ के, सॉरी डिंपल तुम्हारा सही है, डिंपल के लिए क्लैपिंग करो जरा। डिंपल के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि डिंपल को छोड़ के सबने गलत आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, ये तैयारी है हमारी, ऐसी तैयारी चल रही है हमारी। 6
6 साल पहले रवि और लक्ष्मी की उम्र कितनी थी? 6 और 5 के अनुपात में। अभी से 4 साल बाद यानी +4, 4 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:10 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? कितने की बात हुई है? 6 साल पहले, तो 6 प्लस कितना कर देंगे? 6x + 6, 5x, क्योंकि 6 साल पहले, 5x + 6 + 4 = 11, 10। इसको सॉल्यूशन निकाल लो। आपस में कैलकुलेशन करना है, इसका इसमें, इसका इसमें। क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालो। पूरा का पूरा आपके सामने है। लक्ष्मी की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु, टोटल यहाँ पे आएगा 2। लक्ष्मी की वर्तमान आयु निकलेगी 16 साल और रवि की वर्तमान आयु निकलेगी, उसमें कितना जोड़ देंगे हमारा? 6 साल। वर्तमान में रवि की आयु, जरा देखो सॉल्यूशन। सब असलम तुम्हारे पीछे ही चल दिया, वही मैं कह रही हूं ना। अभी ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सबने याद रखना है। यहां पर ध्यान से देखो, 6 साल पहले की बात हो रही है। इस तरीके से पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन श्वेता देखो। 18 साल होगी क्योंकि रवि की आयु बोली गई है। 6 साल पहले उनका अनुपात कितना था? 6 का था, यानी 6 कितने साल पहले? 6, तो 6x + 6 कितना आ जाएगा? 6 × 2, क्योंकि यहां पर हमारी यहां पर वैल्यू 2 निकली, +6, 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें भी देखते हैं किस किस के विकेट गिरते हैं। विद्यमान साहित्य का पता लगाने का उद्देश्य किन विषयों की पहचान करना है? अभी ये वाला क्वेश्चन परसों या नरसों वाले क्वेश्चन पेपर में भी मैंने देखा है। क्वेश्चन नंबर 10। वेरी गुड लीशा, सुधीर, रुखसाना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर सही होगा? हुमा, अभी भी नहीं दिख रहा बेटा? बच्चे मैंने तो फुल स्क्रीन कर रखा है। 1 मिनट होल्ड करो, फिर से मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अभी देखो बेटा, अभी दिख रहा है प्रॉपर? किन्होंने डी ऑप्शन दिया है भाई, हाथ खड़े करो, उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए आज। डी वालों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। किस किस ने डी ऑप्शन टिक किया? बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर ए, विद्यमान साहित्य का पता लगाने का उद्देश्य किन विषयों की पहचान करना है। इस क्षेत्र के बारे में पूर्व ज्ञात क्या है? पहले से उसके बारे में कितना पता है? इस क्षेत्र में कौन सी संकल्पना या सिद्धांत प्रासंगिक है? इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विवाद क्या है और इस क्षेत्र के निष्कर्षों में क्या कोई असंगति है? देख लो, ये हाल है। बहुत बढ़िया जा रहे हो, एकदम मस्त। क्वेश्चन नंबर 11। A vendor mark all his good at 50% above the cost price and then offer a discount of 25% on the mark price. What is his profit on the sales? मतलब यहां पर भी एक दूसरे के आंसर को देखा जा रहा है। अगर मैम ने कह दिया कि असलम बहुत बढ़िया, तो सबको ये लग रहा है कि असलम का आंसर सही है, जल्दी से उसको ही टिक कर दो, है ना?
आज तो एबीसी, बिल्कुल केबीसी चल रहा है, एबीसी को केबीसी ही समझो। स्पिरिचुअल तुम्हारा सही है बेटा, जिन्होंने सी बोला है वो मतलब जो दूसरों को फॉलो कर रहे हैं उनकी बैंड बज रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ नकल मारना बंद करो। नहीं आता है तो नहीं आता है, कोई बात नहीं, आंसर में यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर भी दूसरों को फॉलो कर रहे हैं। आरबी आओ बेटा, इस क्वेश्चन का, मैथ के क्वेश्चन का आंसर करो जरा। कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 11। इस बार सही आंसर, वाह असलम, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया इस बार तुमने। अनुभूति नहीं आता बच्चे, मैं तो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आप लोग को दे रही हूं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सॉरी, ए आंसर होगा। कैसे होगा? यहां पर वस्तु का क्रय मूल्य हमें नहीं पता, सिर्फ क्या पता है, परसेंटेज बता रहे हैं, लेकिन उस जो वस्तु है उसका प्राइस कहीं पर भी नहीं लिखा गया। व्हाट डज इट मीन? हमने उसको कितना मान लिया? गणित में हम लोग कोई वैल्यू अज्यूम करते हैं जो कि हमारी नॉर्मल है 100, कि मान लिया कोई वस्तु है 100 रुपए की, क्योंकि यहां पर हमें प्राइस नहीं लिखा, तो क्या करेंगे, लागत मूल्य में 50% बढ़ा दिया, 50% से अधिक मूल्य अंकित किया। 100 रुपए की चीज थी, उसने 50 रुपए बढ़ा दिए। तो जब हमें बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसी 100 रुपए में 50 रुपए जोड़ देते हैं। कितना हो जाता है? 150। सेम यहाँ पे लिखा है 150। 100 में 50 बढ़ाया, 150 हुआ ना। फिर इन्होंने कहा पहले तो बढ़ा दिया, 150 हो गया, उसके बाद उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया। अब जो प्राइस बढ़ा था उसी में ही तो डिस्काउंट दिया गया, इसमें आप 25% का डिस्काउंट करेंगे। कैसे? 150 माइनस 150 का 25%, कितना होएगा 150 का? 150 माइनस, अब यहां पे जाएंगे, 150 माइनस 25 इंटू 100 इंटू 150। सॉल्व करेंगे, 150 माइनस 375.5 कितना निकलेगा? 112.5। अब इतना सॉल्व करने के बाद हमें प्राइस पता चल गया। जब हमने किसी वस्तु का जो मूल्य है उसको बढ़ाया, फिर उसमें डिस्काउंट दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो थी 112 रुपए। हमारी चीज कितने की थी? 100 रुपए की। हमारे बढ़ाने और घटाने के बाद अब वो वैल्यू हो गई उसकी 112। अब इन्होंने पूछा है तो हमें परसेंटेज बताइए कि कितने का मुनाफा हुआ। तो हमें एक जो 100 है, 100 में से 112 का यहाँ पे मुनाफा हुआ है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, देखेंगे कि 112 माइनस करेंगे 100। क्या किया गया है? माइनस किया गया है, यानी घटा के। अब हमारी मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी, 200 रुपए में हमने बेची, तो हमें कितने का मुनाफा हुआ बेटा? 100 रुपए का ज्यादा मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 100 रुपए तो हमें मिल ही गए, लेकिन 200 रुपए में बेचा तो 100 रुपए हमें अलग मिल गए। कितने का मुनाफा हुआ? 100 रुपए का। सेम वही चीज है कि 100 रुपए की चीज थी, 112.5 में बेची गई, अपॉन 100 किससे परसेंटेज निकालेंगे? इनटू 100, और सही आंसर होगा 12.50%। इजी था, बहुत टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है? स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और उसके रिजल्टेंट। अब ये आगे समझ में, चलो वेरी गुड। अब यहां पे दिया गया है आपके सामने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। क्या नहीं आ रहा है आरबी? बेटा ये हिस्ट्री का नहीं है, ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन है। AEIO, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। देखिए कैसे इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकलते हैं। पहले स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में आपसे पूछा जाता था सार्वभौमिक विधेय कौन सा है। आरबी दिख नहीं रहा है? चलो इसको एक बार सॉल्व कर लेना। इसको होमवर्क में दे रही हूं, हालांकि तुम लोग होमवर्क सॉल्व करते नहीं हो। इसको एक बार देखना, किस किस को दिख रहा है एक बार बताना तो।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुको जरा सा, अभी देखो दिख रहा है? If some flowers are pink is false. If no girls are birds. If some boys are not tall is false. If all chocolates are sweet is true. इस तरीके के नए क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, इस तरीके के नए क्वेश्चन आ रहे हैं किसमें? आपके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में, मैचिंग में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अगर इन्होंने पूछा है, पहला जो ऑप्शन दिया है, अगर कुछ फूल गुलाबी हैं गलत हो, एक मिनट हिंदी में भी दिखा दूं, इस तरीके के नए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आ रहा है भाई। क्या लिखा है कि यदि कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल गुलाबी हैं यानी पर्टिकुलर पॉजिटिव, कुछ फूल कहाँ आता है? पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव में। तो क्या होगा अगर आपका ये चीज गलत है? ये भी लिखा है कि अगर पर्टिकुलर आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव गलत है तो इसका परिणाम क्या होगा? ए गलत है और ई सही है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनता है? ए ई आई ओ, ऊपर हमारा यूनिवर्सल में आ जाएगा, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल निगेटिव, सेम ऐसे ही पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर निगेटिव। यदि कुछ फूल गुलाबी हैं गलत है तो मतलब क्या है? ए भी गलत है और ई सही है, ई सही है। यदि कोई लड़की पक्षी नहीं है, सही है। यदि कोई लड़की पक्षी नहीं है, कोई लड़की पक्षी नहीं है मतलब क्या होता है? कोई लड़की पक्षी नहीं है आपका किस में आएगा? यूनिवर्सल निगेटिव में आएगा। अगर कोई लड़की पक्षी नहीं है सच है तो इसका मतलब क्या है कि आई क्या है? गलत है। आई गलत है और ओ सही है। ये और ये संबंधित हो जाएंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है। यदि कुल लड़के लंबे नहीं हैं, अगर ये बात गलत है तो सही बात नहीं पूछी। अगर ये चीज गलत हो गई तो क्या गलत है? ई गलत है और आई सही है। सभी चॉकलेट मीठे हैं सही है, यानी यूनिवर्सल पॉजिटिव अगर है तो क्या होगा? आई सही होगा और ओ गलत होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। यहां पर आपको यही चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। क्या पूछा है कि देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से ही होगा। बहुत लेंदी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है। डिंपल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ए आई विरोधी है, आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के पहले बारे में पता होना चाहिए। ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ए और ई क्या होता है? कॉन्ट्रेरी होता है। ए और आई सब ऑल्टर्न होता है। इनके बारे में आपको जब पता लगेगा, ई और आई कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, विरोधाभासी। जब तक आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन समझ में नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है। ए ई आई ओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अभी यहां पर इसका सॉल्यूशन है, आप लोग एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 13। अब मान लीजिए आपने वो वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, आपने कहा चलो यार एक आध क्वेश्चन डीआई में छोड़ देते हैं, एक आध क्वेश्चन हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के छोड़ देते हैं। बचेंगे कितने क्वेश्चन? सॉल्व कर लेंगे 50 नंबर में, ऐसा ही 45 तो आ ही जाएंगे। कैसे आएंगे? एनवायरमेंट ने धज्जियां उड़ा देनी है। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ। अब एनवायरमेंट को देखो जरा, बाकी सबको छोड़ दो, लॉजिकल रीजनिंग छोड़ो, बाकी छोड़ो। डिंपल चैनल पे देखो बेटा, प्लेलिस्ट पे, इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे देखो,
वेबसाइट पर देखो, आपको वहां पर लेक्चर की क्लासेस, लेक्चर की पीडीएफ सब कुछ मिलेगी वेबसाइट पे। और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो तो वहां पर भी सारी अपडेट मिल जाएगी। एक जैसे हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अनुभूति अभी मेरे को थोड़ा पढ़ाना है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, बाइनरी टू डेसिमल, ये सब चीजें मुझे बहुत जल्दी आप लोग को क्लियर करनी है, क्योंकि यही बचा हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट कर दी है मैंने। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, अब खुद से देखो हमारी कितनी तैयारी है, ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड। अवशिष्ट जल मुक्त शेष जल के प्राथमिक उपचार में इसमें शामिल कीचड़ युक्त जैविक अपशिष्टों के ठोस, छोटे तथा बड़े कण अन्य पदार्थों को हटाया जाता है, और यह क्रिया आमतौर पर बड़े टैंक में अवसाद और निस्सरण प्रक्रिया के द्वारा की जाती है, जिसके द्वारा ठोस और छोटे बड़े अवशिष्ट कण टैंक की थैली में बैठते हैं और तेल आदि हल्के पदार्थ सतह पर आ जाते हैं और इनको क्रमिक फिल्ट्रेशन के द्वारा हटाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। पूजा आ गई? वही तो मैं कह रही हूं, जब सब कुछ छोड़ दोगे तो करोगे क्या, मुझे बताओ। अब चलो वो वाले क्वेश्चन भी आपने छोड़ दिए, लेकिन आपका असर्शन रीजन तो छोड़ने वाला ही नहीं है पीछा। स्टेटमेंट क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, होगा क्या? पर्यावरण संबंधी शिक्षा के ये वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? इनमें से अभी तक में जितने 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14 क्वेश्चन में सच्ची से बताना खुद से कितने क्वेश्चन करें अभी तक अटेम्प्ट, सही सही। ये वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? आंसर देख लो एक बारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसको पीडीएफ में पढ़ लेना एक बार, ठीक है? यहां पर पूरा का पूरा आंसर दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पढ़ना किसने है? आपने, क्योंकि एग्जाम किसको देना है? आपने। पढ़ोगे नहीं तो फिर बाद में मत कहना। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए बाकी छोड़ दीजिए। फिर आप कहोगे मैम मैं आईसीटी कर लूंगा, मैं रिसर्च एप्टीट्यूड कर लूंगा, तो चलो भाई करके दिखाओ, जो आता है वही करके दिखा दो। चलो यार, एरिक्स के बारे में कर लो, मुझे क्या, इसमें आता होगा तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर। अनुभूति नहीं आता ना, अभी एग्जाम में और अच्छे से समझ में आएगा। अभी रुको तो सही, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी क्यों डर रहे हो? अभी तो कुछ भी नहीं है। एरिक्सन स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कौन सी बुक में मिलेगा ये? पेरेंटिंग, मेंटरिंग, लव रिलेशनशिप, स्कूल, फीडिंग। शिल्पी मैथ बहुत वीक है, बट बेटा मैथ के 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही, और अब तो 5 नहीं समझो 7-8 आएंगे, क्योंकि आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आने लगे हैं मैथ में। आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी डीआई में भी आने लगे हैं। एक चीज और समझ लो अच्छे से, आपकी डीआई में भी अब आने लगे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो ये मत समझना है कि हमने बस सॉल्यूशन निकाल दिया, बात खत्म। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 फीडिंग। इन्वेस्टी वर्सेस इंफीरियोरिटी, स्कूल। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, लव रिलेशनशिप। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, पेरेंटिंग, मेंटरिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। असर्शन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जहां से भी करो। गुलन्याज, इसलिए वो चीजें तुमको अलग लगती हैं, पता है क्यों लगती हैं? क्योंकि हम लोग जनरली क्या पढ़ रहे हैं, पुराने कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे हैं।
हम लोग क्या कर रहे हैं, पुराने कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और एनटीए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नए क्वेश्चन पे पूछ रहा है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको डेट बताती हूं, किस डेट में ये क्वेश्चन आया था। अभी मैं आपके, अब देखो ये क्वेश्चन कब आया था। मैं, आप लोग सोच रहे होंगे मैम बेवकूफ बना रही हैं बच्चे। पहली बात तो देखो आपके सामने इमेज है, और ये इमेज है 1 दिसंबर की 2021 की शिफ्ट 2 की। ये मजाक नहीं है जो क्वेश्चन पेपर आप सोच रहे हो, ये रियल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। 1 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इसमें भी गलत हो रहे हैं, इसमें भी कुछ लोगों के गलत हो रहे हैं। अब देखो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। देखो अभी NSFQ का फुल फॉर्म राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा, ज्ञान कौशल और योग्यता के स्तरों की श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। इन स्तरों के सीखने के संदर्भ में NSFQ को परिभाषित किया। इसका फुल फॉर्म भी आता है, क्या होगा? नेशनल स्किल, क्या होगा? योग्यता ढांचा। NSFQ ये ज्ञान विद्यार्थियों के पास होना अनिवार्य है, भले ही वे किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करें। कौन सी? नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड। अब देखो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ज्ञान कौशल अभिवृद्धि। गुड आफ्टरनून शांति। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हायर एजुकेशन का क्वेश्चन। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, दिस इज स्टेटेड इन। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में कम से कम पहले 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये बेस्ट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है। बेटा उसमें लिंक शेयर करी तो थी डिंपल। बच्चे मैं यही तो कह रही हूं, बच्चे आप लोगों को डब्बे नहीं बनना है ट्रेन के, इंजन बनो, इंजन। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, वेरी गुड। आपको ट्रेन के डब्बे नहीं बनना है कि आपके लिए कोई इंजन लगा हो और वो आप लोगों को आगे मूव करे। आपको खुद इंजन बनना है अपनी गाड़ी का। किसी को देखो नहीं कि दूसरे क्या आंसर कर रहे हैं, वहां पर एक एक दो दो सीट का गैप होगा, किसी से नकल भी नहीं मार पाओगे, पूछ भी नहीं पाओगे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन कमीशन यानी कि शिक्षा आयोग। बीएम कॉमर्स सोनम, ध्यान से बेटा। लीशा, रुचि, ऑप्शन नंबर ए रूमी बिल्कुल सही है। नरेन ध्यान से बेटा, सोच समझ के आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 18, इतने ये वाले जो क्वेश्चन है इससे भरा होगा आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 18, मॉडम के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। किसके बारे में? मॉडम के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। अब आप बताइए कि उसके बारे में सही क्या है मॉडम के बारे में। और कितना लंबा क्वेश्चन दे रखा है मॉडम। मोस्ट वेलकम पूजा। बट बेटा सब लोग इस चीज को समझ ही नहीं रहे ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। अगर ये समझ जाए सब लोग कि यार एक एक टाइम हम लोग के लिए, एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है, तो सब चीजें आराम से सॉल्व हो जाए, सबका जेआरएफ हो। क्वेश्चन नंबर 18, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। देखो जो गलती कर रहे हैं वो भी ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो कि एक्चुअली में हमसे पूछा क्या गया। गलत हुआ कोई बात नहीं, एग्जाम में सही करना जरूरी है, यहां गलत कर दिया तो भी कोई बात नहीं है। मॉडम के बारे में सबसे पहली चीज,
इसका उपयोग डिजिटल आंकड़ों को तुल्य रूप यानी एनालॉग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह तुल्य रूप एनालॉग को डिजिटल आंकड़ों में भी परिवर्तित करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम? वेरी गुड गीता, अपने आप से करोगे तो दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। गलत आंसर करने के बाद जब सही आंसर पता चलेगा ना, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम? करिश्मा, बेटा ए होगा इसका। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है। याद रखिए, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है जहां पर पहला आपके सामने स्टेटमेंट होगा कि बताइए मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है, सही है कि गलत। दूसरा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग इंटरनेट एक्सेल के लिए किया जाता है। ये दो स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, तो आपको बताना है हाँ। अगर आपको पता है तो बताइए कि क्या आंसर होगा। मॉडेम के माध्यम से जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। जब मॉडेम के माध्यम से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है तो उसे डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। यहां पर डिमॉड्यूलेशन किसे कहते हैं और मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, ये दो चीजें आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों भी आपके स्टेटमेंट में पूछी जा सकती हैं। किसमें पूछी जा सकती है? स्टेटमेंट में। जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करेंगे तो मॉड्यूलेशन, जब एनालॉग को डिजिटल में करेंगे तो डिमॉड्यूलेशन। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 90। असलम ने देखा सब लोग बी आंसर कर रहे हैं तो उसने फटाफट अपने मैसेज को डिलीट कर दिया। क्यों ऐसा किया बेटा? मैंने कहा है किसी को भी मत देखो, अपना आंसर करो। सही आंसर संस्कृति। कोई बात नहीं कि गलत हो। रंग जो कि संप्रेषण का एक साधन है के अर्थ होते हैं जो अधिकांश व्यक्ति के अपनी संस्कृति से प्रकट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, HDD। HDD का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, कॉपी नहीं किया, चलो वेरी गुड। कॉपी करना नहीं कोई भी, किसी की भी। गलत है कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। पूजा 60 रुपीज है बेटा उसका। 60 रुपए में तीनों आपके कॉमर्स के पेपर मिल जाएंगे 2021 के। 2021 के पेपर 2 के जिसको भी क्वेश्चन पेपर चाहिए 2021-22 में जो भी एग्जाम हुआ, हार्ड डिस्क ड्राइव, वेरी गुड। HDD रिंकी, हार्ड डिस्क ड्राइव। जब सभी असलम की नकल कर सकते हो तो असलम क्यों नहीं? ये भी सही बात है। HDD use circular platters coated in magnetic material or access to data is faster than with RAM. Question number 20. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए सही है और दूसरा जो है वो गलत है। रिंकी अभी कंप्यूटर साइंस का बेटा नहीं आया मेरे पास। अभी हिंदी, संस्कृत, होम साइंस, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन सब के आए हैं। होम साइंस का है 2021 के। जैसे अभी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहे हैं ना, सेम मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ 2021 का आपका जो भी पेपर हुआ है पेपर 2 का। ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन, एक हार्ड डिस्क ड्राइव एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय भंडारण और चुंबकीय सामग्री के साथ लेपित एक या अधिक कठोर तेजी से घूमने वाले वृत्ताकार प्लेटर्स का उपयोग करके डिजिटल डेटा को संग्रहित पुनर्प्राप्त करती है। इसमें रैम की तुलना में आंकड़ों तक अपेक्षाकृत कम गति से पहुंचाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
रिंकी अभी बेटा रुक जाओ, अभी मैं कर रही हूँ सीएस का भी लिंक, अभी बहुत सब काम है। साइकोलॉजी का पूजा अभी नहीं आया है, फिलोसॉफी का है। हाँ, इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा, हिस्ट्री का मिल जाएगा। बेटा टेलीग्राम पे आपको मैंने ऑलरेडी यूपीआई आईडी शेयर करी है, उस यूपीआई आईडी में करना है। नहीं तो अभी मैं व्हाट्सएप पर भी मैं ऐसा करती हूँ, नहीं वेबसाइट पे ऐसा करती हूँ, मैं ये सारे के सारे वेबसाइट पे डाल देती हूँ, ठीक है। तो वहां पर कन्वीनियंट होगा, जिसको भी टेलीग्राम मान लीजिए नहीं भी है तो डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं आप लोगों को वेबसाइट पर अपलोड करके बताती हूँ। आज शाम को 4-5, अभी तो 4 बजने वाला है, 6 बजे तक चेक कर लेना। पेपर कब तक होगा? जून में होगा बेटा। अभी मैं सारे के सारे जो भी मेरे पास अपडेटेड है मैं वेबसाइट पे डाल दूंगी। वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप जैसे चाहो पे कर सकते हो, ठीक है। आज शाम 6 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगी सारे के सारे 2021 के क्वेश्चन पेपर। आपने क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाके शॉप पे क्लिक करना है और उस शॉप से आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। डिफ्रैगमेंटर क्या चीज होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये आंकड़ों के समूहों को पुनर्व्यवस्थित कर निकटस्थ सेक्टर में स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर डी। 60 रुपीज का है बेटा। ओनली 2021 का जो आपका पेपर है, जो भी आपका पेपर 2 है, वो 60 रुपीज में अवेलेबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, डिस्क फ्रेगमेंटर क्या चीज होती है? प्रत्येक फाइल के सभी टुकड़े जो फाइल में होते हैं उन्हें एक स्थान पर संग्रहित करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रोग्राम एक ही स्थान पर हो। ये आंकड़ों के समूहों यानी ब्लॉक्स को पुनर्व्यवस्थित कर निकटस्थ सेक्टर में स्टोर करता है। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या चीज होती है? पेपर 2 के कितने क्वेश्चन पेपर होंगे? मैं चेक करती हूँ पूजा, जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास खुद इस समय कोई टाइम नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ थोड़ा सा, और मुझे पता है आप लोगों के लिए पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है, और साथ ही सबसे अच्छी चीज है कि उनमें एक्सप्लेनेशन है, जिसकी वजह से उससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे 6 बजे तक का टाइम दो, जो भी पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है मैं अपलोड करती हूँ। हंसा मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी कि लिंग के आधार पर शिक्षा की पाठ्यचर्या में विभेदीकरण की आवश्यकता है। भक्त वत्सल समिति ने सिफारिश की कि भविष्य में लड़कियों की शिक्षा के संबंध में सरकार और जनता दोनों मिलकर कार्य करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए और योजनाबद्ध विधि से आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22। बिल्कुल पूजा, बस 6 बजे तक का टाइम दो, ठीक है। पूजा 2021 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। 2021 में जितने भी आपके सब्जेक्ट के, मान लीजिए कॉमर्स है, कॉमर्स में आपका फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट होगा, उसके पेपर आपको मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 22। आज बहुत टाइम ले लिया भाई। रात को भी मिलना है कि नहीं मिलना है क्लास में? अभी सारी पीडीएफ भी अपलोड करनी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। पक्का पक्का कर लूंगी, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है। ध्यान से वेबसाइट पे जाके आपने पहली बात तो जितनी भी क्लास की पीडीएफ है उसको, जिन्होंने भी अभी तक नहीं डाउनलोड किया है वो देखिए। उसके बाद शॉप सेक्शन आएगा, यूजीसी नेट के नीचे देख सकते हो, शॉप में जाएंगे, वहां पर आपके सामने बुक होगी, उसके सामने उसका प्राइस लिखा होगा, आपने उतना पे करके अपना ले लेना है। उसके लिए आपको टेलीग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी, यहां पर एक्सप्लेनेशन है जिसे आपने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 23। आंसर करिए, कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों सब लोग। हाँ, उसमें एक्सप्लेनेशन होगा सोनम। हाँ असलम बेटा, तुम्हारा पहले फॉर्म फिल करके ही जाऊंगी। एक्स सर्विसमैन के लिए आई थिंक है उसमें कुछ बेटा, रिलैक्सेशन है कुछ उसमें, एक बार ही फिर से देखना पड़ेगा। हाँ, एजुकेशन का है शांति।
एजुकेशन का पीवाईक्यू भी है, हिस्ट्री का है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब का पीवाईक्यू है 2021-22 वाला। मतलब अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसकी बात कर रही हूं मैं। अभी इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी, भारत का प्रधानमंत्री। कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग। इसका सही आंसर देखो, गलत कर दिया तुम लोगों ने। 24 क्वेश्चन नंबर, यदि बहुत छोटे बच्चे अथवा संगीत व्यक्तियों के विषय में शोध करना है तो ऐसी स्थिति में कौन सी प्रणाली उपयुक्त होगी? रिसर्च एप्टीट्यूड। सोनम, उसमें ऑलरेडी मेंशन है, वहां पर आप किसी के भी थ्रू कर सकते हो, अकाउंट से भी कर सकते हो, क्यूआर कोड से वगैरह। आप एक बार देख लेना शॉप पे जाकर के, ठीक है? यदि बहुत छोटे बच्चे और असंगत व्यक्तियों के विषय में शोध करना हो तो ऐसी स्थिति में कौन सी प्रणाली उपयुक्त होगी? बिल्कुल सही हैं आप लोग, वेरी गुड बेटा, ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जर्वेशन। छोटे बच्चों को क्या करते हैं हम लोग? ऑब्जर्व करते हैं। 24 ऑप्शन नंबर सी, इसको एक बार पढ़ लेना, प्रेक्षणात्मक यानी ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर करिए इस क्वेश्चन का, 25 का। अनिर्देशात्मक साक्षात्कार प्रणाली में व्यक्तिक विकास के चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। अभी यहां पर नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू के बारे में है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम डायरेक्टिव इंटरव्यू प्रोसेस लिखा हो। डायरेक्टिव, इनडायरेक्टिव, अभी नॉन डायरेक्टिव लिखा है, हो सकता है अगली बार डायरेक्टिव इंटरव्यू के स्टेप पूछ लिए जाएं। अब देखो इसका सही आंसर, जल्दी से सब लोग आंसर करो और देखो। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले क्या आएगा? संवेदना का निर्मोचन यानी रिलीज ऑफ फीलिंग, उसके बाद डेवलप इनसाइड यानी अंतर्दृष्टि का विकास, उसके बाद एक्शन यानी क्रिया, फिर आएगा इंटीग्रेशन और लास्ट में आएगा न्यू ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, एनवायरमेंट का ये क्वेश्चन, अभी पूजा अपलोड करने के लिए तो 6 बजे का टाइम ले रही हूं, रुको जरा सा, 2 घंटे का टाइम दोगे कि नहीं दोगे? 4 बज रहा है, 6 बजे तक अपलोड कर दूंगी मैं, टेंशन नहीं लो। पहले कॉमर्स ही अपलोड कर दूंगी, टेंशन नहीं लो, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, कर दूंगी। पृथ्वी की जलवायु को सकारात्मक विकर्णीय बल प्रदान करने और गर्म होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा, जल्दी जल्दी आंसर करो सब लोग, एग्जाम में दूसरा पेपर भी तो सॉल्व करना है, एग्जाम टाइम क्या करोगे? ऑप्शन नंबर डी, शोभ मंडल का ओजोन यानी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। अब देखो ज्योग्राफी भी पूछ रहे हैं लोग, यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, आपके इकोनॉमिक्स भी पूछी जा रही है, आपकी हिस्ट्री भी पूछी जा रही है, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सब कुछ।
ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जिसे कि क्षोभ मंडल की ओजोन सतह का निर्माण का वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी VOC और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मध्य रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्रकाश का प्रकाश और पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थित होता है। यह पृथ्वी की जलवायु को सकारात्मक विकिरण बल प्रदान करने और गर्म होने के संबंध में उत्तरदायी है, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27। आज के क्वेश्चन पेपर को देख के क्या लग रहा है कि क्या कर पाओगे? पूजा, वो पीडीएफ जैसे ही तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा तुरंत डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। बिल्कुल असलम, ठीक है। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा वैसे ही आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, डोंट वरी। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही हैं। तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठी किसी लड़की को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? मैथ्स भी आएगी आपकी, इकोनॉमिक्स भी आएगा, आपका सब कुछ आएगा इसमें पेपर 1 में। अब उनको चाहिए ऐसे टीचर जो ओवरऑल सारा ज्ञान रखते हैं, यानी ऑलराउंडर चाहिए उनको। जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो। दिखाती हूं इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी को। ऑप्शन नंबर डी 62.5। रेलगाड़ियों की दिशा समान है, सेम दिशा में चल रही हैं दो रेलगाड़ियां, एक 60 किलोमीटर एक 45 किलोमीटर की गति से चल रही है, यानी उनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 15 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 15 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब क्या करना है? किलोमीटर को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जब हमें 15 को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मीटर सेकंड में, तो क्या करेंगे? 5/18। अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता तो 18/5। मीटर सेकंड में 5/18 कितना निकलेगा? 25/6। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 25/6 इंटू 15 किलोमीटर का डिफरेंस था, यानी सही आंसर है 62.5 मीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 62.5, यानी पहले मीटर सेकंड में निकालिए और उसके बाद लंबाई जो कि डिस्टेंस हमने देखी थी उसको देखिए और उसके बाद 25.6 इंटू 50। क्वेश्चन नंबर 28। कॉन्टेक्स्ट और उसके एग्जाम्पल। क्या चीज? 25/6 कैसे आया बेटा? यहां पर जब 60 जो स्पीड से वो दोनों चल रही हैं उनके बीच का अंतर देखा 15 था, ठीक है। अब हमने 15 किलोमीटर है ना, यहाँ पे कितने पे चल रही है? किलोमीटर पे चल रही है, लेकिन हमारा आंसर किस पे निकला है? मीटर पे निकला है। तो हमारे 15 को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर सेकंड में। मीटर सेकंड का जो फॉर्मूला है 5/18। डिवाइड करो जरा, डिवाइड करोगे आपस में तो कितना निकल के आएगा? 25/6 निकलेगा। इसको सॉल्यूशन निकालोगे तो 25/6 निकलेगा। निकाल के देखो। क्वेश्चन नंबर 28। बिल्कुल वैसे ही इनको ऑलराउंडर चाहिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। कॉन्टेक्स्ट और उसके एग्जाम्पल, यानी प्रगटीकरण, आगमनात्मक तर्कना, अपगमनात्मक तर्कना और औचित्य। चलो इसका सही आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकटीकरण क्या चीज होती है? उत्पादन की प्राकल्पना। आगमनात्मक तर्कना विशिष्ट से सामान्य, यानी आगमनात्मक तर्क, ठीक है। अपगमनात्मक क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 कुछ प्रेक्षणों पर आधारित अनुमान। और औचित्य क्या हो जाएगा? प्राकल्पना का परीक्षण और जांच। क्वेश्चन नंबर 28। 29 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 29 क्वेश्चन नंबर। इनमें से
कौन सा उच्च शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? वेरी गुड प्रियंका, पूजा, असलम, सोनम, वेरी गुड, सही जा रहे हो भाई। ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूविंग लिटरेसी लेवल्स, उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। जबकि कैरियर का निर्माण करना, रिसर्च और अध्यापन यानी कि टीचिंग, ये सब किस में आते हैं? उच्च शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 तक 29 हो गया। अब अपने अपने स्कोर को आप कमेंट करिए कि 29 में आपको कितने मार्क्स मिले हैं आज, यानी आपने कितना स्कोर किया है। और उसके बाद रात की क्लास में हम आपको मिलेंगे रात को 8 साढ़े 8 बजे, ठीक है। जैसा भी नेटवर्क रहता है मैं एक बार कंफर्म कर दूंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, साथ ही अबाउट सेक्शन पे। वेबसाइट को 6 बजे तक सब लोग चेक कर लीजिएगा, जहां पर मैं 2021 के विद एक्सप्लेनेशन पीडीएफ डालूंगी, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।